अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियाँ लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, हमारी कोशिश होती है कि आपको शो की शुरुआत पे कोई ना कोई बात ऐसी की जाए, कोई ना कोई डिस्कशन ऐसी की जाए जिससे हमारी दुनिया की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। तो आज मैं ख़ास तौर पे इखलाक के हवाले से गुफ्तगू जो है वो करना चाह रहा हूँ कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरों के साथ हमारा इखलाक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो, बड़ा अच्छा हो, हर एक के साथ धीमे लहजे में, मुस्कुराहट के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जो है वो गुफ्तगू की जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका इखलाक जो होता है, कहा जाता है पहली शख्सियत जो बंदे की देखता है ना इंसान, उससे इंप्रेशन पड़ता है, और दूसरे इंप्रेशन जो है जो सबसे अहम होता है वो उसके इखलाक की वजह से, उसके गुफ्तगू के अंदाज की वजह से। तो कोशिश करें ऐसी गुफ्तगू करें जिससे किसी का दिल ना दुखे और उससे एक मोहब्बत का पैगाम जो है आपकी शख्सियत से जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो अगर आप अपनाते हैं तो उससे आपकी शख्सियत बेहतर हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि आजकल महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इवन स्पेशली अगर बिजली के बिलों के हवाले से मैं बार बार इसलिए अपने शोज़ के अंदर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है। बहुत सारे बिल बढ़ के आ रहे हैं लोगों को, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बिल जलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम मीटर भी नहीं उतारने देंगे और बिल भी नहीं देंगे। ये मुहिम ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे तूल पकड़ती जा रही है, और बहुत सारे लोग इस मुहिम को लेके वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे एहतजाज हो रहा है, एहतजाज की वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और एक और ट्रेंड है जो कि चलाया जा रहा है कि गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं इनको जो फ्री बिजली दी जाती है इसको मुकम्मल तौर पर कट ऑफ किया जाए। तो ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैं तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ बिलाल डोगर साहब मौजूद होंगे जो कि हमारे एंकर पर्सन हैं, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। उनके साथ साथ राना फजील साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, आपको भी वेलकम करते हैं राना साहब शो के अंदर मुस्कुराहट के साथ। तो बिलाल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, क्या कहेंगे? बिल जलाए जा रहे हैं और आवाम ने सर को पकड़ लिया इस दफ़ा बिल देख के, जिसका 7,000 8,000 आता था, डायरेक्ट 22,000 23,000 24,000 दो गुना जो है वो बढ़ गया। क्या कहेंगे? आपने कहा जब बिल जलेंगे, मेरे ख्याल में जब दिल जलेंगे बिल तो जलेंगे, और इस वक्त आवाम के दिल बड़े जले हुए हैं कि यकीन तौर पे आपकी बात सच्ची है। कि देखें, एक प्रोग्राम मैंने भी सबसे पहले जो आगाज़ जब बिलों का आना शुरू हुआ तो इसके ऊपर एहतजाजी तहरीक शुरू हुई। सिविल नाफरमानी के नाम से एक लेबर कौमी मूवमेंट ने भी एहतजाज शुरू किया। आज या गुज़िश्ता रोज़ों की बात करें तो बहुत सारी एसोसिएशन इसके ऊपर आ चुकी हैं। चैम्बर, एबूमा, एप्टपमा, तमाम लोग बैठे यही सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, फैसलाबाद की पहचान मजदूर, ताजर और सनतकार है, तीनों पिस चुके हैं। पहले तो मेरी बात माइट भी कड़वी लगेगी, बट ये हनान भाई, हमें आज सोचना ज़रूर पड़ेगा। हम तनकीद करते हैं हज़ारों के ऊपर, लेकिन मैं बेशमूल अपने हर फर्द वाहिद से पूछता हूँ, 25 करोड़ में से 25 लाख टैक्स देते हैं। 15 लाख तो वो हैं जो तनख्वाहदार तबका है, जिनकी तनख्वाहों से खुद ही कट के तनख्वाह बिल आ जाता है, पे आ जाती है। अदरवाइज बेशमूल उनके, मैं भी ये करूँ क्योंकि दूसरे पर तनकीद करने की पहले खुद पे कर लेनी चाहिए कि मैं भी कहूँ तो मुझे भी हो, मैं कहूँगा रहने दो काटने को, मुझे भी पूरी तनख्वाह दे दी जाए। तो ये तनख्वाहदार तबका है जो 10 लाख देता है। 25 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ भी अवाम टैक्स दे दे, इस पाकिस्तान को जायद बोझ डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दूसरी जानिब सही होगी कि अल्ले तलल्ले जो हैं, अजाफी अखराजात जो हैं, 38,000 यूनिट जो पाकिस्तान की मुफ्त यूज़ करने वाले अदारे हैं, डिस्कोज हैं, उनके अफसरान मुलाजमीन जो हैं, कम बेश 10 अरब से जायद की बिजली मुफ्त खर्च की गई है। और 10 अरब का मतलब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं, हम तो कशकोल लेके भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारे अदारे भी जो बिजली सप्लाई कारसाज कंपनियां हैं ये भी, और आवाम भी उतनी मुलव्वस। देखें, हम चीखते हैं पेट्रोल के ऊपर अजाफी लेवीज बढ़ी है, क्यों है? क्योंकि हम टैक्स चोर हैं, हम टैक्स नहीं देते। हमारे ताजर भाई इस चीज़ पर गुस्सा करते हैं कि आप हमें टैक्स चोर कहते हैं। मुझे आप बताएं कि मैं भी अगर टैक्स नहीं दूंगा तो मैं अपने आप को भी टैक्स चोर कहूंगा। और हाँ, कहना चाहिए, अगर इस कौम को, इस पाकिस्तान को हर एक ने इस बात में गाली दी है कि 75 सालों में कुछ कर नहीं सके, 75 सालों में कुछ कर नहीं सके। देखें, मोटरवे पे चढ़ते हुए टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं? कि आपको पता है वहां गाड़ी नहीं चढ़ने देनी। इसके अलावा
हमारी कौम, मनहसल कौम हम ये हो चुके हैं कि जो एक चिंची वाला है या लोडर रक्शे वाला है, वो सुबह एक चालान करवा लेता है, सारा दिन वो पर्ची दिखाता है। ये हमारी सोच है। हम इस सोच के साथ प्रवेल करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। बिलाशुबा निगरान वजीर आजम, वजीर आला बैठ के सारे एक फैसला करेंगे, अवाम को राहत दे देंगे। लेकिन हनान भाई, इस कौम का बेड़ा गर्क ही सब्सिडीज ने किया है। किसी कौम का, किसी मुल्क की तरक्की की जामिन सब्सिडी नहीं होती। ये एक अलमिया है। हमने सब्सिडियां ली हैं, हमने सब्सिडियां खाई हैं, हमने मौजे की हैं। मेरा सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि सब्सिडी किस चीज की? क्या अगर मैं तनख्वाह देता हूं ना, मैं तनख्वाह लेता हूं, मैं तो काम कर रहा हूं, मैं उसके टैक्स दे रहा हूं, मेरा हक है सस्ता पेट्रोल मिलना, लेकिन मैं उन 15 लाख के अंदर हूं जो टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो 24 करोड़, 24.5 करोड़ से बजाय 24 करोड़ लगा लें जो टैक्स नहीं देते, उनकी वजह से मैं अजाफी टैक्स क्यों दे रहा हूं? मैं खाने पे दे रहा हूं, मैं सेल टैक्स दे रहा हूं, मैं इनकम टैक्स सालाना बाद में अपने जो वो भी इजाफी देता हूं, फिर मैं पेट्रोल के भी महंगा डलवाऊं, मैं हर चीज को टैक्स दूं। मेरा गुनाह क्या है? मैं तो टैक्स दे रहा हूं। इसलिए ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए। और फिर आप कहते हैं जी देखें, जो सेल टैक्स वाले हैं उनके लिए हमने लगा दिया 17%, जो नॉन सेल, आप तो खुद चोरी की विंडो देते हैं। इसको करें 10,000 गुना कि जो सेल टैक्स नहीं देगा उसका बिल आएगा 20,000 रुपया। यहां देखिए कल को लाइनें लगेंगी और FBR के बाद लोग जो है वो सेल टैक्स अपने आप को रजिस्ट्रेशन, अपने आप को फाइलर करवाना चाहेंगे। जब फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान तमीज ही खत्म हो चुकी है, इसके अंदर अब अदारे भी उसी जगह पे मुलव्वस हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं तो मैं सुबह जो है सोमवार के रोज लाहौर से सफर कर रहा था, तो पूरे लाहौर मोटरवे से फैसलाबाद के ऊपर सरकारी गाड़ियों का जम्मे गफीर था। हम सवाल करें कि क्या ये गाड़ियां इनको दफातर से घर और सरकारी औकात का जो सरकारी जो अमूर के लिए दी गई थी, या इनके अंदर जो तेल डल रहा है, इसकी जो पेट्रोल का है, फिल्टर ठीक होना है, इसकी मेंटेनेंस है, वो भी हमारे खाते पड़नी है। हम टोटल बिगड़ी हुई कौम है। और इसमें तो बिलाल साहब समटाइम ये होता है ना कि यहाँ के बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, लाहौर पे तारीखें होती हैं, उनको जाना होता है, या किसी असाइनमेंट की वजह से लाहौर वाले इधर आ रहे हों, तो माइट भी पॉसिबल मोटरवे पे उस वजह से हों। नहीं, तो मैं कह रहा हूं हम लाहौर से फैसलाबाद की तरफ, यहां से जो लाहौर जाते हैं वो तारीखों पे जाते हैं। देखें हनान भाई, अगर तारीखों पे जाते हैं तो क्या अदारों को इतना नहीं करना चाहिए कि वहां वकला और पूरी अपनी एक लीगल विंग्स तैयार की हों? हम तो कहते हैं हमें हाईकोर्ट बेंच दे दें। ये भी इंतजामिया के ऊपर आ गया ना। फिर हुकूमती संजीदगी ना होना ही तो सबसे बड़ी वजह है। हाईकोर्ट बेंच दें, वो लोग यहीं बैठे। आप देखें कि आप अपने पेट्रोलियम अखराजात के ऊपर इस हद तक जायद बोझ डाल रहे हैं कि हम हर तरफ से, आप अब देखिए ये जो फ्यूल, ये प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, ये लेवीज की शक्ल में है, फ्यूल एडजस्टमेंट की शक्ल में है, ये अजाफी टैक्सेस हैं और तो कुछ नहीं है। तो अजाफी टैक्सेस लगेंगे हनान भाई, माजूद के साथ टैक्स शोर कौम के ऊपर टैक्स ही लगने हैं। आप एहतजाज करें, बिल जलाएं, फिर सब्सिडी लें जो सब्सिडी लेनी है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, 50 अरब की सब्सिडी लेंगे, ठीक है, बाद में 100 अरब वापस करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम टैक्स दे लें सारे। हमें एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कि फाइलर हों। जब तक एक एक फर्दे वाहिद इस 24 करोड़ में से, मैं बहुत बड़ी फिगर नहीं कहता, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ लोग फाइलर होकर सही टैक्स देना शुरू हो जाएं, ये पाकिस्तान को किसी से भी कुछ मांगने की जरूरत ही दरपेश नहीं। बिलाल साहब, इसमें मामले में मैं यही कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल टास्क है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, ईवानों में बैठे लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, जिनके ऊपर हर पाकिस्तानी की नजर होती है, हर पाकिस्तानी की। सेनेटर्स ले लें, MNS ले लें, MPs ले लें, आप लिस्ट निकाल लें उनकी, और जरा कलेक्टिवली देखें कि ये पाकिस्तान की कितनी टोटल अमाउंट है, कितना बजट है, कितनी मुआशी स्ट्रेंथ है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के पास है, और ये बजट कितना टोटली दे रहे हैं। तो आपको इससे ही अंदाजा हो जाता है कि कितने लोग सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। हमारे हुक्मरान ही ऐसे होंगे तो आम पब्लिक का एतमाद इदारों के ऊपर तो मुश्किल वक्त आए। देखें हमारे पाकिस्तान के जितना कर्जा, जितने मुश्किल हालात हैं, मैं कह रहा हूं 4 से 5 बड़े नाम, जिसमें से फैसला सब छोड़ दें, फैसलाबाद के 3-4 बड़े नाम ले लें, उनको कहें कि हम बाहर से कर्जा लेने की बजाय आप दें, आपकी फैक्ट्रीज को और आपको सब्सिडी देते हैं, उनको देना जिनका हक बनता है। यहां मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फैसलाबाद समेत पाकिस्तान में जो प्राइवेट बिजली पैदावार कंपनियां करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। उन्होंने जितनी बड़ी लीगल चोरी वो कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। वो बिजली बना के बेचते हैं किसी भी डिस्को को, और बाद में एक कानून है कि वो 50% फ्री डिस्काउंट पे लेंगे। वो पहले बना के बेचते हैं, फिर सस्ती ले लेते हैं।
फिर दें ना, आवाम जो सोलर लगा के बैठी है छतों के ऊपर, उनको भी सब्सिडी दें। उनका यूनिट आप 9 कुछ काउंट करते हैं, लेकिन जो लोग प्राइवेट बिजली सप्लाई आप 4 पे समथिंग उनको तो आप दे रहे हैं उससे भी ज्यादा, जितना हमें कॉस्ट हो रहा है ना यूनिट, उस कॉस्ट पे उनसे खरीदते हैं। फिर उनको जब वापस करना है तो 50% डिस्काउंट पे देना है। 100 अरब रुपए का एक एक बंदा टीका लगा रहा है, एक बिजली बनाने वाला, जो फैसलाबाद के सराउंडिंग में भी लगे हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अब ऐसे ऐसे बड़े घपले इस पाकिस्तान के साथ होने घपले, तो डेफिनेटली फिर अजाफी बोझ पड़ेंगे भी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये भी काम करती हैं बिलाल साहब, 2-2 अरब रुपया, 50-50 करोड़ रुपया जिनको बिल आता है, वकील करते हैं, स्टे ले लेते हैं, स्टे लेने के बाद वो पेंडिंग में चला जाता है, और जैसे पेंडिंग में जाता है तो साथ ही जनाब वो सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो उठा के अवाम के सर पे डाल दिए जाते हैं। तो पब्लिक तो इस तरह से पैसे पूरे करती है, कहाँ जाए, क्या करे। कारोबार, छोटा कारोबार अगर स्पेशली देखा जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। दुकान छोटी सी होती है जहाँ पे एक पंखा चल रहा होता है, उसका बिल भी हज़ारों में जो है वो आ रहा है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। फजील, मुझे ये बताइएगा, क्या कहेंगे आप, ये जो छोटे कारोबारी तबके हैं ये काफ़ी परेशानी का शिकार है, पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली महंगी है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अनान, इस वक्त सबसे जो हॉट इशू है वो यही इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं कि बिजली की जो कीमत है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि एक बंदे का जिसका बिल एक छोटी सी दुकान का 10,000 या 12,000 आ रहा था, वो इस वक्त 40,000 45,000 पे पहुंच चुका है। उसके बाद आप जो कारोबारी हालात हैं वो पहले ही आपके सामने हैं, मार्केटें सुनसान पड़ी हैं और लोगों के लिए तो 2 वक्त की जो रोटी है वो भी पूरी करना मुश्किल थी। तो कपड़ा जो है वो तो फिर बहुत बाद में आता है कि आप सबसे पहले देखते हैं कि अपने बच्चों का पेट पालें। तो कारोबार है नहीं, बिजली महंगी होती जा रही है। आप इस वक्त देखें कि 70 रुपये से भी यूनिट जो है वो तजावज़ कर चुका है फ़ी यूनिट बिजली का। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखें, तमाम मार्केटों के वो ताजर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। और वजह यही है, जैसे बिलाल भाई बातें कर रहे थे, मैं उनसे सब बातों से एग्री करता हूँ कि आपके जो ज़्यादातर शहरी हैं, ज़्यादातर क्या मुकम्मल पाकिस्तानी, वो टैक्स ही पे नहीं करते। जब टैक्स ही, मुल्क तो चलता ही टैक्सेस पे है, जब टैक्स नहीं आएंगे, आपको आदत पड़ चुकी है कि आपने सब्सिडी लेनी है और फिर वो उसके जो नुकसानात हैं वो बाद में आना शुरू होते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, जो हम फेस कर रहे हैं। आपका पेट्रोल महंगा, आपकी बिजली महंगी, आपकी गैस महंगी, और ख़ास तौर पर इस वक्त इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना होता है। जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जब हमें बिजली महंगी मिलेगी, गैस महंगी मिलेगी, उसके बाद जो पेट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं उसकी खपत होती है इंडस्ट्री में, हर चीज़ हमारे लिए महंगी है, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद जब हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं होगी, बाहर से ज़र मुबादला नहीं आएगा, तो फिर जो आपने बात की है डॉलर की, वो भी महंगा होगा। तो हमारी मईशत जो है वो भी तबाह हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। बिजली के जो बिल हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वो अदा करना मुश्किल हो चुका है। आपके मज़दूर, ताजर, सनतकार सब इस वक्त जो हैं वो सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं कि हमने बिल अदा नहीं करने, हमने एहतजाजन वो बिल जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और मीटर भी नहीं उतारने दिए जाएंगे। तो ये हालात जो हैं वो कोई आपको अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ आपका मुल्क जो है वो इस वक्त जा रहा है। ताजर बरादरी की तरफ से क्या रेजिस्टेंस शो की गई? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एहतजाज? 2 दफ़ा घंटाघर चौक के अंदर हो चुका है और हर जगह पे कल तकरीबन 7 से 8 जगह पे एहतजाज हुए हैं ताजरों की तरफ से, ताजर और जो आम शहरी हैं उनकी तरफ से। परसों भी एहतजाज था घंटाघर चौक में ताजरों का, कल भी एहतजाज था, आज फिर एक एहतजाज है। और एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा तब है कि जब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस चीज़ को सोचें कि हमने मुल्क को डिलीवर कैसे करना है, हमने कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। कल एक फ़ैसला हुआ है, 17 ग्रेड से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए बिजली के फ्री यूनिट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इसके बाद आप ये देखें कि पेट्रोल की जो खपत है, तमाम एक तनख्वाहदार तबका है, अगर हम तनख्वाह लेकर अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी अपनी तनख्वाह से अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं उनको बर्दाश्त करें ना, क्यों मुल्क के ऊपर बोझ बने पड़े हैं। वो फिर एट दी एंड गरीब को, एक कारोबारी को, मज़दूर को
और उनके जो वो खर्चे हैं सारे वो बर्दाश्त करना पड़ते हैं। तो आप बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करते हैं, उनके सारे जो खर्चे हैं वो आम आदमी को देने पड़ते हैं। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है। आपने जो 17 ग्रेड से ऊपर किए हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं यूनिट्स, वो तमाम सरकारी मुलाजमीन के ख़त्म होने चाहिए जिन जिनको फ्री मिल रहे हैं। और उसके बाद पेट्रोल जो है वो भी ख़त्म होना चाहिए। मुल्क आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और आप याशियाँ करते फिर रहे हैं, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है। सबके लिए बराबर होना चाहिए कि जिसको अगर 10 रुपये का यूनिट किसी को मिल रहा है तो वही सरकारी मुलाजम, वो चाहे ऑफिसर हो या फिर मुलाजम हो, उसको भी उतने का मिले। अगर पेट्रोल हम 290 रुपये में इस वक्त डलवा रहे हैं, जो आइंदा सुना जा रहा है कि फिर महंगा हो रहा है, तो वो भी सरकारी ऑफिसर को भी अपनी जेब से जब डलवाएगा तो यकीन करें कि वो पेट्रोल की खपत भी कम होगी। जिसको फ्री मिल रहा है उसके तो बच्चे भी कहते हैं कोई नहीं, फ्री का पेट्रोल है, निकलते हैं गाड़ी लेके घूमें, खर्च करें, कोई मसला नहीं। जब अपनी जेब से आप डलवाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा। चले हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फजील अहमद मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। तो फजील, मुझे ये बताइएगा कि ये जो मामला पिछले दिनों चले थे सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, जरा इस पे तो ब्रीफली रोशनी डालें। कौन, किधर, कैसे, क्यों गया, मामला क्यों ख़राब हुए, किस तरह से, और अभी रिसेंट सिचुएशन क्या चल रही है। हर बंदा इस सुप्रीम अंजुमन ताजरान का लिखवा रहा है, अहदेदार कोई उनकी पार्टी की तरफ से लिखवा रहा है, बली साहब की तरफ से, कोई अमीन भट्ट साहब की तरफ से। चक्कर क्या है, मौजूदा रजिस्टर्ड किसकी है पार्टी? देखिए हनान, पार्टी रजिस्टर्ड तो एक ही है, सुप्रीम अंजुमन ताजरान। सुप्रीम काउंसिल थी, अब सिटी, दोनों तरफ से लिखा जा रहा है। और जो मामला थे वो कोई अंदरूनी मामला थे इनके अपने ही, जिसके बाद जो दो ग्रुप्स हैं वो बन गए, एक अमीन भट्ट ग्रुप और दूसरा मियां अब्दुल मनान या असलम बली ग्रुप। अब जब शुरू में ये मामलात सामने आए थे तो उसके बाद देखा गया था कि जो चेयरमैन थे सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, और इस वक्त भी वो हैं अपने ग्रुप के, और सदर उन्होंने ज़ीशान ज़फ़र को बना दिया है। और यहाँ पर जो चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान के जो चेयरमैन हैं वो मियां अब्दुल मनान हैं, और सदर जो हैं वो असलम बल्ली हैं, जनरल सेक्रेटरी अयूब असलम मंज हैं, जबकि उधर जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो अरसलान अच्छी हैं, जो कि हरम क्लॉथ मार्केट के सदर थे। तो अगर दोनों तरफ में देखा जाए तो शहर की जो जानी पहचानी शख्सियात हैं वो आपके सामने हैं, या तो अमीन भट्ट थे या फिर असलम बल्ली थे, उसके बाद अयूब असलम मंज थे जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जनरल सेक्रेटरी गला मंडी रहे हैं। शुरू में ये देखा गया था कि अमीन भट्ट जो हैं उन्होंने पावर शो किया घंटाघर के अंदर, उसके बाद तमाम बाज़ारों के अंदर एक दो उन्होंने प्रोग्राम किए और वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद फिर जो दूसरा ग्रुप है असलम बल्ली ग्रुप या मियां अब्दुल मनान ग्रुप, तो वो भी मुतहर्रिक होना शुरू हो गए। अब उन्होंने भी जो अपने सदूर हैं, सेक्रेटरीज़ हैं मार्केटों के, वो इकट्ठा करके बताना शुरू कर दिया कि हमारे साथ भी लोग खड़े हैं। तो दोनों तरफ जो है वो लोग तो हैं, लेकिन जो मामलात इनके अंदरूनी थे, कुछ लेने देने के मामलात या फिर कारोबारी मामलात थे, इस तरह के इश्यूज की वजह से। लेने देने के मतलब इनका कोई आपस में, मेरा ख्याल है इनका आपस में नहीं था, ना तो अमीन भट्ट और असलम बल्ली का आपस में था, ना ही। चले हम इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी अभी इमरान असलम जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान असलम, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और आप पे हम आएंगे, पर पहले थोड़ी सी जो गुफ्तगू रह गई थी फजील की, मैं चाहता हूँ वो सुन ले जी। अच्छा, इनके आपस में मामलात लेने देने के कोई नहीं थे। एक दुकानदार था रेलवे रोड का और एक दुकानदार था कारखाना बाज़ार का, उनका को आपस में ये मामलात थे। उसकी वजह से जो हालात हैं वो कशीदगी की तरफ गए। तो जब वो हालात, आपका इशारा आफ्ताब भट्ट की तरफ तो नहीं? बिल्कुल उनके, क्योंकि उनकी मार्केट का दुकानदार था और दूसरा कारखाना बाज़ार ज़ीशान ज़फ़र की मार्केट का दुकानदार था। अच्छा। तो उसमें जो सालसी हैं वो अमीन भट्ट और आफ्ताब भट्ट थे। अच्छा। अब जब वो मामलात बिगड़े, कुछ चेक का मसला बना, कुछ चेक की टेम्परिंग हुई, और ये जो एसपी हैं, सीपीओ थे
हमारे इधर थे, वो हमदानी साहब थे शायद, अच्छा। उनके होते हुए वो मामला जो हैं वो उनके सामने रखे गए कि ये टेम्परिंग हुई है चेक की, और उन्होंने कहा कि अगर टेम्परिंग हुई है तो इसमें पर्चा दिया जाए। अब टेम्परिंग का जो अमीन भट्ट के मार्केट का, ज़ीशान ज़फ़र की मार्केट का बंदा था, जिसके लिए अमीन भट्ट जो हैं वो खड़े थे, वो कहता था कि मैंने चेक दिया है इसको 2,50,000 का, जबकि इसको टेम्पर करके 25 लाख का किया गया है। अच्छा। जबकि हाँ जी, और जबकि जो आफ्ताब भट्ट का बंदा था, उसकी मार्केट का बंदा था, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये ऐसे को मामला थे जिनके बाद जो दो ग्रुप्स हैं वो तकसीम हो गए। मियाँ अब्दुल मनान आ गए दरमियान में। मियाँ अब्दुल मनान ने एक कमेटी बुलाई, अपनी बंदे बुलाए, और वहाँ पे उन्होंने फ़ैसला किया कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन के ओहदे से अमीन भट्ट को हम हटा रहे हैं। जबकि उन्होंने रात को ये फ़ैसला किया और अगले दिन दोपहर को अमीन भट्ट ने घंटाघर के अंदर तमाम जो बाज़ार हैं, 8 बाज़ार, गोल मार्केट, उनके सदूर को बुलाकर ये ऐलान किया कि ये सारी सुप्रीम अंजुमन ताजरान यहाँ पर है, और हम मियाँ अब्दुल मनान और असलम बल्ली को सुप्रीम अंजुमन ताजरान से, उनके ओहदों से हटाते हैं और दोबारा से हम कभी ना बनाएंगे। अब नुकसान किसका हुआ है? ये तमाम तर मामलात में नुकसान हुआ है दुकानदार का, क्योंकि इंतज़ामिया तो हमेशा से ये चाहती है कि ताजर तंजीमें आपस में जो हैं वो मिल बैठकर कोई भी मामलात की तरफ ना जाएं। अब देखें, एहतजाज के लिए आप बिजली के बिलों के एहतजाज हो रहे हैं, कोई एक एहतजाज मुझे दिखा दें जो कामयाब हुआ? कोई भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ताजर तंजीमें आपस में मशावरत के साथ कोई भी कदम नहीं उठाएंगी, तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। और इंतज़ामिया का हमेशा से यही उनकी जो टास्क है वो रहा है कि हमने ताजर तंजीमों को एक पेज पर नहीं आने देना। आप देखें, अमीन भट्ट जब सुप्रीम अंजुमन ताजरान एक ही ग्रुप था, तो इंतज़ामिया जो हमारी है, आप डीसी कह लें, एसी कह लें, मजिस्ट्रेट्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, वो उनके तरीक़ाकार क्या होता था? तरीक़ाकार ये था कि वो अमीन भट्ट को अलग टाइम देकर 10 बंदे उनके साथ, उनको अपने दफ्तर में बुलाना, चाय पिलानी, उनको अलग गलबात कुछ सुना के भेज देना। उसके बाद असलम बल्ली, राना अयूब, असलम मंज, उनको अलग टाइम दे के, उनको अलग बुला के फ़ोटो सेशन करना, चाय पिला के, कोई नई बात उनको बता के उनको भेज देना। मतलब वो दो ग्रुप में बुलाकर इनको फिर उनसे डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये वो कामयाब हो चुके हैं। पहले सबसे पहले अंजुमन ताजरान को उन्होंने अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और सुप्रीम में डिवाइड किया, उसके बाद फिर अलाइड ग्रुप एक खड़ा किया, इसके बाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और जब आप इतने ग्रुप्स में तकसीम होंगे, आपका एजेंडा जो है वो अलग अलग होगा। अब बिजली के बिलों में ही एजेंडा अलग अलग जब आपका हो गया, एहतजाज का एजेंडा अलग हो गया, तो आपकी कैसे कोई भी जो एहतजाज की कॉल है वो कामयाब होगी या हड़ताल कामयाब होगी? अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने अब हड़ताल की कॉल दी है कि हम ये 28 और 29 को हड़ताल करेंगे, तो वो भी कामयाब नहीं होगी। जब वो असलम बल्ली ग्रुप जो है वो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का हिस्सा होंगे, वो एहतजाज पे लब्बैक कहेंगे, तो दूसरी जानिब अमीन भट्ट कहेंगे जी हमने कोई हड़ताल नहीं की, हमारे दुकानदार दुकानें खोलेंगे। उधर दूसरी जानिब शाहिर रज़ाक सिक्का कहेंगे जी सानू आप नहीं पता हड़ताल दा, असी भी नहीं कर रहे। मतलब आपकी हड़ताल तो कामयाब होनी नहीं। जब आपने 3 ग्रुप्स में तकसीम हो जाना है एक शहर के अंदर, सिर्फ 8 बाज़ारों के अंदर, तो कैसी हड़ताल, कौन सा प्रोटेस्ट, कुछ भी नहीं होगा और आपकी फिर सुनी भी नहीं जाएगी। सिक्का साहब आजकल ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। सिक्का साहब इस वक्त ज़रा वो बीमार हैं, बहुत कम चक्कर लगा रहे हैं, और वैसे भी जब से उनके जॉइंट सेक्रेटरी महमूद आलम जाट अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, जब से वो गए हैं तो तब से 8 बाज़ारों के अंदर रौनक भी जो है वो कम हो गया। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि जो बढ़ते हुए बिल हैं, इन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा है आवाम को भी, ताजरों को भी, और इस महंगाई के पसीने में शराबूर है आवाम इस वक्त, और मेरा ख्याल है कि 2 वक्त की रोटी जो है वो खाना महाल हो चुका है। बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, एहतजाज तो रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
अब देखें कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए जो 9 माह का जो है वो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है, स्टैंड बाय मुआहदा कहते हैं, जो $3 बिलियन का मुआहदा हुआ है, कोशिश ये थी कि मुल्क को जो है वो डिफ़ॉल्ट से निकाला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेट्रोल की कीमत गुज़श्ता दिनों 17.5 पे बढ़ी है, 253 हो गई है, और इसी तरह जो बिजली की जो कीमत है वो ₹5.40 फ़ी यूनिट पे बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कौम जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रही है। ना तो आप कोई रिलीफ दे रहे हैं और ना ही कुछ ऐसी आप कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं। ऊपर से दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की रेशो देखें कि जो रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली अशियाज़ है, जिसमें चीनी है, दाल, घी, आटा है, इसकी इन पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। इमरान, बिजली गैस के बिलों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज आप देख लें कि जो फैसले किए जा रहे हैं, ग्रेड 17 और 18 के जो फीसद हैं उनकी जो मुफ्त बिजली है वो बंद करने के हवाले से जो है वो तजावीज़ ज़ेर गौर भी लाई जा रही हैं, सुनने में आया कि फैसले हो चुके हैं। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो सालाना जो है वो पावर डिवीज़न के ऑफिसर्स को जो है वो 13 अरब रुपए के करीब जो है मुफ्त बिजली मिलती है। ज़रूरत इस अमर की है तमाम ऑफिसर्स के जो मुफ्त जो जिनको बिजली दी जा रही है ये सहूलियत बंद करें, ताकि जो बिजली पे जो फ़ी यूनिट बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे ₹5.40 फ़ी यूनिट बढ़ी है, तो बिल इतने होशरबा, मतलब आप यकीन करेंगे हमने प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं कि कितने लोगों ने बिल जलाए हैं। लोगों ने अपने मोबाइल्स, बाइक्स बेच के बिल अदा कर रहे हैं, और जिनके कारोबार थे वो कारोबार ठप हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, वो तो चलता ही, जिस तरह के बिजली की जो जितनी भी तनसीबकार कंपनियां हैं उनकी तरफ से जो है वो मुख्तलिफ नोयत के जो है उनको बिजली की फ्राहम के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सके। और आप देख लें कि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आने वाले चंद दिनों में सुनने में आ रहा है कि और पेट्रोल और महंगा होगा, क्योंकि IMF की शराइत में शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि वफाकी जो गवर्नमेंट है उनको पाकिस्तान की जो अवाम है उनके लिए कुछ रिलीफ पहुँचाने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें, कुछ सब्सिडी प्रोग्राम कर दें, ताकि अगर आपने बिजली महंगी की है, पेट्रोल महंगा किया है, कम से कम दाल, चीनी, आटा और दीगर जो ज़रूरत अशिया है वो तो कम से कम जो है वो इंसान की जो है पहुँच से बाहर तो ना होना। ऊपर से जो गिरां फरोशी आप देखें बढ़ चुकी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने में है, जिसका जितना दिल मन आ रहा है वो उतने में फ़रोख्त कर रहा है। ऊपर से वो अपना जवाब ये बनाते हैं कि पेट्रोल महंगा है, कार्गो महंगी हुई है, ट्रेड महंगी हुई है, हमने मंडी से यहाँ तक पहुँचाते हुए हमारा ज़्यादा अखराजात हुए हैं, तो लिहाजा हम किसी DC रेट को नहीं मानते, हमारे अपने जो है वो भाव हैं, भाव तो खुद ही करके वो अपने गिरां फरोशी इतनी अरूज तक पहुंच चुकी है कि एक अनसर्टन सी सिचुएशन हो चुकी है, जिसमें आम आदमी जो है वो आम जो पाकिस्तान की कौम है वो गवर्नमेंट की तरफ देख रही है, कौन है हमारा मसीहा, कौन हमें रिलीफ पहुंचाएगा। और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल, बिजली और दीगर जितनी भी अशिया है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और ऊपर से यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन में तो आप तरक्याती मनसूबे तो लॉन्च करने का सोच ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर कल को रेट 10 था आज 20 हो चुका है। इसी तरह जितने भी हुकूमती मनसूबे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रुक चुके हैं, उन पे जो है वो रिवाइज शुदा अब तखमीना लागत से आएगा। अगर कोई 10 करोड़ की रोड बन रही है और वो 15 करोड़ में पहुंच जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर्स काम रोक देंगे कि जनाब मटेरियल कॉस्ट महंगी हो गई है। जाहिर है इनका जितना भी जो आफ्टर शॉक्स हैं पेट्रोल का वो इन प्रोजेक्ट्स भी पड़ता है। ऊपर आप देख लें कि पेट्रोल बढ़ने की वजह से किराए में भी इजाफा कर दिया है ट्रांसपोर्टर्स ने, ठीक है, 20-25 किलोमीटर तक जो है 30 रुपये खुद साख्ता जो है वो इजाफा किया गया है। और बिजली महंगी होने की वजह से मैं समझता हूं कि अब देख लें कि मुल्कगीर जो एहतजाज की कॉल दी गई है कि आएँ इस बढ़ती हुई महंगाई और जो बिजली के बिल है इनके खिलाफ एहतजाज में शामिल हों, जिसमें तमाम तर सिविल सोसाइटी और तमाम जो सोसाइटी के मेम्बरान हैं वो शामिल हुए हैं कि अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं। और जो बिलों में जो टैक्सेस बेसिकली बेजा जो टैक्सेस लगाए गए हैं ना, इसकी वजह से जो है वो आम आदमी है वो परेशान है, क्योंकि उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के लिए कुछ पैसे नहीं है, तो किस तरह बेजा टैक्सेस बढ़े। तो ये एक तो टैक्स की जो इस्लाहात है इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स का इस्लाहात, टैक्स का जो दायरा कार है उन लोगों पर लाना चाहिए जो टैक्स पेयर नहीं है। और हम आम आदमी पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लें कि जो टूल टैक्सेस बढ़ रहे हैं, दीगर जितने भी है मोटर में भी टूल टैक्सेस बढ़ा दिए हैं।
तो ये दायरा कार आम आदमी भी पहुंच रहा है, वो जो माफिया उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा, जो टैक्स से बिल्कुल अवॉइड है। आप देख लें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, उनको कटहरे में लाया जाए, बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए ताकि बिजली की बचत हो, और इसी हवाले से जो है वो पावर डिवीजन्स अपना अपना किरदार अदा करें। जो ऑफिसर्स हैं उनसे मुराद जो है वो वापस ली जाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म तय किया जाए जिसके जरिए पावर डिवीजन के पास इतनी बिजली हो, बिजली कार की जो तनसीबकार कंपनियां हैं उनके पास इतनी जो है वो स्पेस हो कि आम आदमी जो है इसे यूटिलाइज हो सके, और जो टैक्सेस की बेजा भरमार है उससे ये बच सकें ताकि आम आदमी को रिलीफ पहुंच सके। मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा सूरत जारी है, जहाँ पर पेट्रोल, बिजली और तमाम अशिया महंगी हो चुकी हैं, निगरान वफाकी हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा मंसूबा लॉन्च कर दें ताकि आम आदमी को रिलीफ पहुंच सके, आम आदमी सुख का सांस ले सके कि जनाब इस चीज़ में जो है वो हमें रिलीफ पहुंचा है, तो हम जो है वो इसको सराहते हैं। आप देख लें कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनकी जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं कि जनाब अगर कुछ एक चीज़ बढ़ानी है तो उसकी डाइवर्शन में हमने अवाम को क्या रिलीफ देना है, लेकिन यहाँ रिलीफ तो नहीं है, और ऊपर से जो है वो बेजा टैक्सेस आए रोज़ हर चीज़ की जो अशिया वो बढ़ रही हैं। आप किसी भी सेक्टर्स को उठा के ले लें, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ले लें, एजुकेशन सेक्टर्स ले लें, इसके साथ जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर ले लें, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में जो अनसर्टन सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है उसकी बड़ी वजह इन्फ्लेशन रेशो है। और आप देख रहे हैं कि पावर्टी रेशो बड़ी है, उसकी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, और ऐसे में जो कम से कम जो उजरत है 32,000 उसमें उसका गुजारा नहीं हो रहा। तमाम तरह जो अखराजात हैं वो जा रहे हैं बिजली के बिलों में, इसी तरह जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि इनको कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर देने चाहिए जिससे आम आदमी को जो है वो एक रिलीफ पहुंच सके। दूसरी बात ये कि इन्होंने ठीक है मुल्क की जो है मुल्क के लिए एक मुश्किल फैसले लिए हैं, जो IMF के साथ स्टैंड मुआहदा हुआ है, तो इस सिचुएशन में कम से कम कुछ ऐसी जो है वो स्कीम्स लॉन्च कर दें, यूथ के लिए लॉन्च कर दें जिसके साथ यूथ उसके साथ बेनिफिशरी हो सके। आप स्किल्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दें, कुछ यूथ लोन का दायरा कार मजीद बढ़ा दें ताकि जो यूथ शर्तों को आसान किया जाए, कोई IT सेक्टर्स को बढ़ाएं, ताकि फ्रीलांसिंग को बढ़ाएं, ताकि जो यूथ है इस तरफ आए और पॉवर्टी रेशियो कम हो सके। आप देख रहे हैं कि एजुकेटेड बड़े बड़े मास्टर PhD होल्डर्स डिग्रियां लेके फिर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर तो जॉब है नहीं ना, अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ शरायत है वो रख ही नहीं रहे। तो मैं समझता हूं कि ये अभी जो इंटर्म गवर्नमेंट चल रही है, इस विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें कुछ ना कुछ ऐसी जॉब्स ओपन करनी चाहिए ताकि जितनी भी एजुकेटेड सेक्टर हमारा पढ़ा लिखा है उसको यूटिलाइज किया जाए। हमारी जो 70% जो है वो ज़राअत पर मुनहसर आबादी, एग्रीकल्चर को लेके हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर को लेके हम अपनी डेवलप कर सकते हैं। अभी आप देख लें कि एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ जिद्दत और मुख्तलिफ इस्लाहात हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। देख लें कि जितनी भी जो कौमों ने तरक्की की है वो अपने अपने जो असासा है, जो भी उसके पास अवेलेबल एसेट्स हैं उस हवाले से तरक्की की है। हमारे पास ज़राअत का एक बहुत बड़ा जो 70% जो है वो एक मटीरियल मौजूद है, हम उसको यूटिलाइज करते हुए एक तो रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं, दूसरी पॉवर्टी रेशियो भी कम कर सकते हैं, तीसरा ये कि हम इंटरनेशनली तौर पे जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसके साथ कर सकते हैं। तो इन सिचुएशन में जो है वो फील नहीं होता कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या क्या सिचुएशन है। अच्छा, क्योंकि आप ख़ास तौर पे ये जो करप्शंस को पकड़ने के लिए जो स्कैंडल्स हमारे फैसलाबाद से एंटी करप्शंस के निकलते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी गहरी नज़र होती है आपकी। कोई बताएं हमें कोई बड़े स्कैंडल्स फैसलाबाद के हवाले से कोई पकड़ा गया हो, चाहे वो किसी ऑफिसर का हो, सियासतदान का हो या किसी और का, किस तरह के मामला चल रहे हों? ये जो साबिक CEO थे MCF के ज़ुबैर नाथ, ठीक है, ज़ुबैर नाथ, हाँ, उनका जो है उन्होंने जो टेन्योर था 2018 से 2022 तक का, उन्होंने ये जो अतवार बाजार लगते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो शहर में तशहीर मोम लगती है, उसकी मद में जो है अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये जो फैजुल्लाह का मौका को बुलाया गया था PHA की तरफ से, ये भी उसी की मद में आ रहा है? ये तमाम उसी की मद में थे, तशहीर मोम में थे, जिसमें जो है वो शकील शाहिद भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका MP हैं, इसी तरह जो है जो साबिक वज़ीर मुल्क फ़र्क बीबी थे। उस मुहिम में एंटी करप्शन ने जो है बाकायदा इसको नैब में इंक्वायरी पुटअप की कि मुबैना तौर पर 1 अरब से ज़ायद का जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया है अतवार बाजार लगाकर। और इसके जो ताने बाने थे वो मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे परवेज़ लाई के, उसके ताने पे मजीद गुफ्तगू करना चाह रहे थे, वक्त की क्योंकि कमी है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान अफसर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे, और मईशत के हवाले से डिस्कशन करने के लिए राना एहसान साहब को बुलाने का मकसद भी ये था, क्योंकि इनकी बड़ी ग्रिप है, बड़े एनालिसिस करते हैं और पाकिस्तान की मईशत को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, जैसा कि आपको पता है कि जो सूरत हाल अभी मौजूदा चल रही है, मईशत बुरी तरह पिट चुकी है। कहा जा रहा है कि IMF से जान छुड़वाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है, और महंगाई भी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इससे भी बड़ा तूफान महंगाई का आने वाला है। मतलब जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की चल रही है, अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये भी कम है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, फिर तो पता नहीं क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और सिविल नाफरमानी की बातें भी की जा रही हैं, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, और पता नहीं क्या सूरत हाल जो है वो होती चली जा रही है पाकिस्तान की। आप आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? मईशत बेहतरी की तरफ जा सकती है, चांसेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मसाइल तो हैं, बिल्कुल ये सारे हैं। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लो ग्रोथ का अभी सूरत हाल है। लेकिन हमें समझना होगा कि आगे का रास्ता ऐसा क्यों है और आगे हम इसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं। देखें, ये मुल्क जो है इसका ट्रेड डेफिसिट रहा है पिछले 20-25 सालों से। यानी कि अगर आप 2000 से ले लें तो हम एक करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल में रहें, जिसका मतलब है कि हम डॉलर कम कमाते हैं, खर्चते ज़्यादा डॉलर हैं, और फिर हमारे पास डॉलर्स का खसारा होता है, तो हमें कर्जा लेना पड़ता है डॉलर्स के अंदर मईशत को चलाने के लिए। तो वो 20 साल लगातार वो कर्जे लेते रहे, जमा होते रहे, और अब वो पॉइंट आ गया है कि उसके साथ साथ हमने जो हमारा अपना भी जो हुकूमती बजट होता है उसके भी अखराजात ज़्यादा रहे हैं और आमदन कम रही है, यानी कि टैक्स कलेक्शन हमारी कम रही है। तो वो भी फिस्कल खसारा जिसको कहते हैं, वो भी हम लगातार पिछले 20-25 सालों से करते आए हैं। अब इन खसारों की वजह से अब आगे अगर आपको इसी तर्ज पे मईशत चलानी है तो दुनिया आपको डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि अपने अखराजात कम करें, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। अगर बिजली है तो बिजली पे आप सियासत करते रहे, आप बिजली के नर्ख जो हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़ाते रहे, या आपकी जो इनएफिशिएंसीज हैं आप उनको दूर नहीं करते रहे। अगर वो लाइन लॉसेज हैं, अगर वो जो है थेफ्ट है, आप प्राइवेटाइज नहीं कर सके अदारों को, तो ये हमारा मसला नहीं है। आप सारी जो लॉसेज हैं वो पार करते रहे गर्जिशी कर्जों में, आप गैस के खसारे भी गर्जिशी कर्जों में पार करते रहे। तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपने हमारे से उधार लेना है तो आपको जो ये निज़ाम है इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी जो है वो पिछली जो 16 महीनों में हुकूमत है IMF की, क्योंकि अगर हम IMF के मुआहदे में ना जाते तो फिर तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते। और फिर ये जो तकलीफ जिसका अभी आपने बताया, जिससे मैं एग्री करता हूं कि ये तकलीफ दे हम मराहिल से गुजर रहे हैं, ये शायद तकलीफ इससे भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती, और जो हमें इंतशार नज़र आ रहा है इससे 10 गुना ज़्यादा इंतशार होता। क्योंकि जो डॉलर, फिर अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो फिर तो जो डॉलर से चीज़ आती है वो यहाँ आएगी नहीं, वो शॉर्ट हो जाएगी और फिर यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। तो ये अब ये रास्ता यही है। यानी आपके कहने का मकसद है कि ये महंगाई के तूफान से गुजर के ही जाना होगा हमें, कुछ भी हो। देखिए, इशू क्या है, जब आप अपने अखराजात को उस हद तक ले जाते हैं कि आपको उधार पे ही चलना है, तो उधार का आपको सूद भी अदा करना है, तो फिर अब आपको चीज़ों को शेक करना पड़ेगा, रीसेटल। तो मैं समझता हूँ आगे जो रास्ता है वो क्या है। रास्ता ये है कि जो सरकारी इदारे, जो कारोबार हुकूमत कर रही है, जिसको कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, वो बंद करने होंगे। आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, हुकूमत के साइज को कम करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा हुकूमत को। फिर आपके जो टैक्स हैं, ताजर हजरात टैक्स नहीं देते, हमारा भी फेलियर है, PMLN का, PTI भी नहीं। हम तो 16 महीने PDM की हुकूमत थी, अब उसमें ताजरों से टैक्स नहीं ले सके। उससे पिछली हुकूमत 3.5-4 साल थी, वो भी नहीं ले सकी। उससे पहले हमारी हुकूमत थी, हम भी नहीं ले सके। तो ओवरऑल ये एक फेलियर रहा। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें टैक्स कलेक्शन नहीं की जाती। प्रॉपर्टी सेक्टर है तो वहाँ जो है वो टैक्सेस का एक शॉर्टफॉल है। फिर टैक्स एवेजन है, तो इसको आपको ख़त्म करना होगा, वरना अगर आमदन नहीं बढ़ेगी तो फिर आप अखराजात कैसे करेंगे। तो आमदन बढ़ानी होगी, उसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स आगे मुझे नजर आ रही हैं कि अब आप पास कोई हल नहीं है। पहले तो ये था ना कि हुकूमतें इग्नोर कर देती थी, नहीं करती थी कोई मसालत, लेकिन आगे आपको ये करना पड़ेगा।
सब्सिडीज खत्म होंगी। अभी आपने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर से सब्सिडीज खत्म हो गई क्योंकि आप नहीं दे सकते सब्सिडीज, आपको इजाजत नहीं मिल रही। दुनिया जो जिनसे आपने डॉलर बोरो करने वो कह रहे हैं कि सब्सिडीज की गुंजाइश नहीं है आपके पास, तो वो खत्म होगी, आगे मजीद खत्म होगी। पेंशन्स का बिल है, पेंशन्स के बिल को आपको जो है वो खुद फाइनेंस करना होगा। वो हम अपने हाजिर खर्चे से उसकी फंडिंग करते हैं। दुनिया में ऐसे नहीं होता, पेंशन्स के फंड्स होते हैं, वो उस खर्चे का, तो वो आपको मॉडल चेंज करना होगा। ये हुकूमत के अंदर जो महकमे डिवॉल्व हो चुके हैं पंजाब में, वफाक में, वो खत्म करने होंगे। ये सब कुछ होगा तो फिर हम इस मसले से बाहर निकलेंगे। और इस सब कुछ करने के लिए देखें, मैं समझता हूं कि अगर तो सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, मिसाल के तौर पे अभी बिजली के बिल एक है एजेंडा, आग लगी हुई है और वाकई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर जिस तरह जमाते इस्लामी ने झंडा, जी ये बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं, हम हड़ताल कर देंगे, भाई आप बताएं कि इसका हल क्या है? आप हिसाब करके दें कि आप अगर आ जाते हैं इख्तिदार में तो आप बिजली सस्ती कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो उसका हल क्या है? हल जो है वो टांगे खींच के नहीं आएगा। आज कुछ सियासी जमातें इस बिजली के मामले को उठा के सियासत चमकाना चाह रही हैं। लेकिन चमकाए सियासत, लेकिन जवाब भी तो देना कि आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। आपके पास क्या एजेंडा है? एजेंडा जवाब नहीं है, लेकिन इश्तियाल लोगों की एक मुश्किल सूरत हाल में तेल फेंक के आप और आग लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को भी समझना होगा, मैं समझता हूं लोगों को भी समझना होगा कि आखिर ये बिजली के बिलों का मसला क्या है और इसका हल क्या है। एहसान साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए आपकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सा इदारा ऐसा है जिसे फिल फॉर प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? देखें, आपकी सारे वो, मैं आपको फिल फॉर अगर किसी को करने की जरूरत है, स्टील मिल है, बंद हुई है, आपको PIA है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ ये भी सियासत, इस पे भी सियासत शुरू हो जाती है। अभी एक जमात कह रही है जी इन्होंने एयरपोर्ट दे दिए, इन्होंने पोर्ट जो है वो बेच दिए, ये तो मुल्की सरमाए को बेच के जा रहे हैं, मुल्की असासों को बेच रहे हैं। आपको पता है कि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन का, उसकी जमीन भी हुकूमत UK ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं है, उसकी जमीन भी किसी और पार्टी की है, एयरपोर्ट की मैनेजमेंट किसी और पार्टी की है, हुकूमत सिर्फ टैक्स इकट्ठा कर रही है। तो ये सारे, फेस्को है आपका, प्राइवेटाइज होना चाहिए, लेस्को है, आपके डिस्कोज हैं, ये सारी। देखें, मैं आपको बताऊं, एक स्टडी मैंने पढ़ी, उसमें यह लिखा हुआ था कि जो चाइना है उसकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो 80% एफिशिएंसी पे काम कर रही है। चाइना सबसे बेहतरीन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज चलाता है, वो भी 80% प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी पे चल रही है। तो आपकी तो 20-30% एफिशिएंसी पे चल रही है। हुकूमत का कतन, अब देखें, एक वो लोग यहां उठाते हैं कि जी MCB बेच दिया था जब, तो कौड़ियों के भाव भेज दिया, किसी को आपने बेनिफिट दे दिया। आज उस MCB से आप जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, शायद वो आपके नेशनल बैंक से भी, उसका प्रॉफिट से भी ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि जब प्राइवेटाइज किया जाएगा सिफारिशों पे भर्ती हुए सारे लोग उड़ा दिए जाएंगे? देखिए, यही तो एफिशिएंसी है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेथार्जी नहीं बर्दाश्त करेगा, वो लॉस नहीं बर्दाश्त करेगा, वो एफिशिएंट चलेगा। और वैसे भी देखें, कारोबार है ना ये, अगर जहाज चला रहे हैं, जहाज चलाना कारोबार है, तो वो कारोबार हुकूमत क्यों करे? हुकूमत उसकी रेगुलेशन करे, टैक्स कलेक्शन करे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे देखें, ये होंगे तो मुल्क इस दलदल से निकलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये पॉलिटिकल कह लें कि इल्ज़ामात जो एक दूसरे पे लगाए जाते हैं, हर आने वाली गवर्नमेंट पिछली पे इल्ज़ाम लगा देती है, अब ये सिस्टम चलता ही जाएगा या कोई आके इसे दुरुस्त भी करेगा? देखिए, मैं तो समझता हूं जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, आपको इसके ऊपर मिसाके मईशत की जो बात होती है वो सच्ची बात है कि अगर हम सियासी मुफाद के लिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पेट्रोल है, पेट्रोल पे आपको याद होगा असद, जब हमारी 13-18 की हुकूमत थी PMLN की, तो असद उमर ने कहा जी ये पेट्रोल की कीमत 70 रुपए है, इसको तो 50 रुपए होना चाहिए है। हुकूमत उस पर टैक्स इकट्ठा कर रही थी, और जब वो आए तो हमने कहा कि आप पेट्रोल की कीमतों को सस्ता करें, आप इतना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और ये ऐसे है। फिर जब हमारी PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने फिर वो बातें की। अब पेट्रोल जो है, या पेट्रोल तो इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल, और फिर यहां रिफाइन होता है। आपके पास कौन सी कोई वो है कि आप उसकी कीमत पे सियासत करें? आप पेट्रोल की कीमत पे सियासत नहीं कर सकते।
और तो जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमत पे सियासत होगी कि पेट्रोल इतने का कर दो, उतने का कर दो, भाई इससे लेना देना ही नहीं होना चाहिए हुकूमत का। एक चीज का तयन हो जाए कि पेट्रोल पे इतना टैक्स है और पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट होता है, तो उसकी जो कीमत है ना उसका मैं जिम्मेदार हूं, ना उसकी पीटीआई जिम्मेदार है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीएमएलएन, जो उसकी कीमत बाहर से आ रही है वो आगे आ जाएगी। तो जब हम इन चीजों पे भी सियासत करेंगे तो मुल्क नहीं जब चलेगा। चाहा उसको कम कर दिया, जब चाहा बढ़ा दिया। और इसी बात पे फिर कहा भी था कि इमरान खान जब जाने लगे थे, जाते जाते पेट्रोल कम करके, कीमत कम करके मुल्क की तबाही उतार गए थे। ये बहुत सारे सियासतदानों ने तब कहा था। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने से बेहतर यही है कि बाहर से जो आ रहा है उस पर एक फिक्स टैक्स लगा दिया जाए। रेट तो उन्होंने तय करना होता, उस हिसाब से पब्लिक को आगे दिया जाए, तो ये मेरा ख्याल है मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की चलती है और बहुत सारे लोगों के मफादात भी होते हैं। आप भी इस चीज़ को समझते हैं, वज़ीर आज़म के आप मामले खुसूसी रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से भी तो बहुत सारे मामला ठंडे कर दिए जाते हैं। जैसे किसी का कोई बिजनेस टेक होता है, किसी एमपी एमएनए का या बड़े अहदेदारान का, वो 10 एमएनए या 10 एमपीए उठा के चला जाता है और कहा जाता है ये बिल ना पास किया जाए। टैक्स, जैसे शब्बर जैदी साहब ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, वो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी कुछ कहा था और बहुत सारे और भी पॉलिटिशियंस का कहा था। तो इस तरह के मामला टैक्स को जनरेट करने से कितना रोकते हैं, क्योंकि यही वो बड़ी मछलियां होती हैं जिसे गवर्नमेंट ने पकड़ना होता है। मैं समझता हूं अब ताजरों पे क्यों नहीं टैक्स लगा, ताजरों पे क्यों नहीं, हम ताजर जो हैं अरबों रुपए की जो है वो तजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन पे क्यों नहीं टैक्स लग सकता? क्योंकि जब भी उन पे टैक्स लगता है तो किसी को लगता है कि ये हमारा जो वोट बैंक है ये खराब ना हो जाए या ये लोग नाराज ना हो जाएं। तो डेफिनेटली दुनिया भर में लॉबीज होती हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उनका एजेंडा नाफिज हो। लेकिन ये तो अदारों को देखना है कि जो डिसीजन है वो मेरिट पे हो। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि कोई वजह है कि आज हम यहाँ जिस नहज पे खड़े हैं कि यहाँ हम ठीक फैसले कर करके तो यहाँ नहीं पहुंचे। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ कसूरवार है कि आज हम यहाँ क्यों खड़े हैं, वो इसलिए है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही इस मुल्क में। सियासत में मुदाखलत होती रही, सियासत में मुदाखलत होती रही, एजेंडे नाफिज होते रहे। अब 2018 में हमारी हुकूमत चल रही थी, इकामा से पनामा निकाला गया, साकिब निसार ने वजारत उज़्मा से मियां नवाज शरीफ को निकाल दिया, फिर सदारत छीन ली, फिर जेलों में डाल दिया, आज वो पीटीआई के टिकट बांट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो साइकिल है इंटरफेरेंस का कि किसी को लाना है हुकूमत में, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, किसी को निकालना है, उसने तबाही फेर दी क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रही। तो ये चीजें अगर देखें, वरना 2018 में हमारी फिर से हुकूमत आ रही थी, उसको रोका गया। अगर हम आ जाते तो शायद जिस तर्ज पे पाकिस्तान हम चला रहे थे उसी पे हम लेके जाते, मुल्क तरक्की कर लेता। लेकिन जब आप मसनूई तौर पे चीज़ों को मैनेज करते हैं हुकूमती लेवल पे कि कौन इक़्तिदार में आएगा कौन नहीं आएगा, तो फिर चीज़ें जो हैं वो नहीं संभलती। और कोई भी मुल्क, मैं समझता हूं कि जब तक उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो वो मुल्क तरक्की नहीं किया। उसने टैक्स इकोनॉमिक कलेक्शन किस तरह से बेहतर किया जाए? टैक्स नेट में नहीं आ रहे लोग, ये तो बात साफ साफ है। कितने लाख लोग हैं जो कि टैक्स नहीं दे रहे और करोड़ों की आबादी है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं समझता हूं कि टैक्स कलेक्शन, या आपने अगर उन सेक्टर्स के पीछे जाना है जो टैक्स नेट में नहीं है, तो वो आप हुकूमत के पहले 2 सालों में कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो उसके पास पहले 2 साल ही होते हैं मुश्किल फैसले करने के, फिर आखिरी तीसरे चौथे 5वें साल आपका डिलीवरी का टाइम होता है। डिलीवरी के टाइम जो हुकूमतें हैं वो रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स मुश्किल होती हैं, तकलीफदेह होती हैं, उसमें आपको छेड़खानी करनी पड़ती है, स्टेटस को हिलाना पड़ता है। तो वो आखिरी साल, क्योंकि आपने इलेक्शन में जाना होता है, तो वो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं समझता हूँ आखिरी साल। तो अब जो भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह पीएमएलएन की अगर आती है, तो पहले साल में आपको इनके पीछे जाना पड़ेगा। आपको मुश्किल फैसले करने, फैसले सबको पता है क्या है, फैसले करने और उन फैसलों से पीछे नहीं हटना। तो टैक्स कलेक्शन देखें, जदीद आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक एंड ट्रेस आ गया है, अब आपका पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो आज आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करें तो आप टैक्स एवेजन को भी रोक सकते हैं, और जो सेक्टर्स नहीं है टैक्स नेट में उनको भी आप पकड़ सकते हैं। तो वो मैकेनिज्म सारा मौजूद है। डिसीजन मेकिंग है, फैसला करना है, आप फैसला कर लें,
आज आप फैसला कर लें कि आपने ताजरों से टैक्स लेना है, अगर वो हड़ताल भी करते हैं तो करें हड़ताल, कितनी देर हड़ताल करेंगे? बिल्कुल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ आना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो राना साहब ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते ही बहुत सारे फॉरेनर्स पाकिस्तान की बजाय दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करने की उनकी कोशिश होती है, और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनका पैसा जो है वो सिक्योर हो। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आने की वजह यही है कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट सेव नहीं समझता? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज तो चाहिए है सिक्योरिटी। मुल्क में सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप फॉरेनर जो, क्योंकि जब किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मुल्क में तो आएगा ना। अगर फैसलाबाद में किसी सऊदी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो इधर आएगा, देखेगा तो तभी है ना। अगर वो खुला यहां फिर ही ना सके, अगर उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत हो, अगर उसको अपने घर के इर्द गिर्द एक किला बनाना पड़े, तो फिर वो क्यों आएगा? तो सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी देनी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि इस मुल्क में जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है, एक क्राइसिस की सिचुएशन जो हमने कंट्रोल कर ली थी वो वापस आ रही है। एक तो नंबर एक वो चाहिए। फिर जिसने डॉलर यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है उसने अपना पैसा वापस भी लेके जाना है, तो उसको आज़ादी चाहिए पैसा लाने की, पैसा ले जाने की। तो वो जब आपकी डॉलर सूरत हाल बेहतर होगी, कि जब ये जो क्राइसिस जिससे हम गुजर रहे हैं वो ख़त्म होगा, तो तभी किसी को ये सेटिस्फैक्शन होगी कि अगर मैं डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो अभी तो आपके पास डॉलर ही नहीं मिल रहा, तो अभी तो यानी कि एक तो वो आपको हालात करने पड़ेंगे। फिर देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो यहाँ का जो निज़ाम है कि कोई अगर यहाँ बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसको 20 महकमे हैं जो उसको मेरे ख्याल से तिगनी का नाच नचा देते हैं। तो वो वन विंडो ऑपरेशंस आप करेंगे, जिस तरह अभी SIFC बनाया है आपने। SIFC बेसिकली क्या है? जो वो एक एक्सेप्टेंस है कि जो पिछला निज़ाम है वो फेल हो गया, कि हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए, हम बाकी चीज़ों के जरिए हम इन्वेस्टमेंट को नहीं गार्नर कर सके, क्योंकि रुकावटें ही इतनी हैं। कई सूबों की लड़ाई है, कभी सूबे की वफाक से लड़ाई है, कभी आपस में महकमों की ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं। तो वो आपने जो है ये फिर एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है कि जिसके अंदर वन विंडो ऑपरेशन। तो यही SIFC अब आप जो GCC ममालिक हैं उनको तो बना के आप दे रहे हैं, और शायद उससे हम इन्वेस्टमेंट जो है वो ले आएं। लेकिन क्या SIFC जैसा माहौल जो है वो एक लोकल इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। क्या वो एक आम जो बिजनेसमैन चाइना में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल। तो ये वो हकायक हैं जिनको हमें कम से कम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। ग्वादर पे क्या नजर है आपकी? कहा जाता था कि जैसे स्टार्ट होगा पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। काफी देर से स्टार्ट हो रहा है लेकिन कुछ मेजर चेंजेस नहीं नजर आ रहे। ग्वादर कोई अभी देखें, अभी पिछला साल जो हमारा आखिरी साल था PMLN का, उसमें 6 लाख टन की जो है वो कार्गोज गवादर में आए। उससे पहले तो लाख टन कार्गो आता रहा है गवादर के ऊपर, जो कि कुछ भी नहीं है, पीनट्स। 6 लाख टन भी जो है वो पीनट्स है। तो वो भी वजीर आजम ने स्पेशली एफर्ट किया कि नहीं, इसको यूज करो, गवादर को इतना बड़ी फैसिलिटी है, इसको हमने वहाँ वीट मंगवाया, यूरिया मंगवाया कि इसकी पोर्ट की रवानगी हो, बॉटल नेक्स निकलें। तो फिर हमने कुछ 600% बिजनेस ज्यादा किया, जो कि मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। देखें एनालिसिस क्या कहते हैं? मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ। आपने रोड नेटवर्क बना दिया, चाइना का CPEC रोड बन गया, पोर्ट आपने बना दिया। अब इधर तजारत होगी तो पोर्ट चलेगा। अब यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो ये CPEC जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये इसका गवादर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आज कार्गो स्टार्ट हो गया है, रोड कार्गोज आना शुरू हो गए हैं चाइना से। मैं समझता हूं ये अगले 5 साल बहुत क्रूशल हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें वो फ्रूट मिलेगा जो CPEC हम सुनते रहे हैं। CPEC रोड खाली रोड का नाम तो नहीं है, या CPEC जो है वो खाली पोर्ट गवादर का नाम तो नहीं है। CPEC तो तजारत का नाम है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का नाम है, बिजनेसेस इधर हो, वहां हो, मूवमेंट हो। तो वो मैं समझता हूं कि ये फेज डिले हो गया।
पिछले 4-5 साल नहीं उस पर इस तरीके से काम किया गया। जो हमने सोचा था सीपेक 18 में, वो हमें 18-23 में नहीं नजर आया। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो 23-25 जो 28 है ये सीपेक का दौर होगा। और ये आप क्या समझते हैं, क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेड जनरेट किया जा सकता है इस सीपेक से? देखिए, ये तो आप देखें कि पोटेंशियल के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए पोटेंशियल, इसके ऊपर मैं आपको एक अंदाजन अगर मैं बताऊं तो इट वुड बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बिकॉज आप देखें, एक तो आप ट्रांजिट आप चार्ज करेंगे, मिसाल के तौर पे जो शिंजान और ये जो चाइना की जो आपका वेस्टर्न चाइना है उसका जितना बिजनेस है ट्रांजिट है वो गवादर के थ्रू हो सकती है, तो आपको ट्रांजिट फी मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर रोज जो है वो 5000 कंटेनर आता है तो उस कंटेनर का ट्रांजिट फी आप लगा लें, $400-500 भी हो तो वो आपको मिलेगी, फिर पोर्ट के ऊपर मिलेगा। उसके अलावा अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इधर शिफ्ट हो जाती हैं चाइना से, या हम इन्वेस्टर आ जाता है तो वो सारा नया बिजनेस गवादर के थ्रू होगा। तो इट इज बिलियन, द पोटेंशियल इज। देखें, ये फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं जो ये आपका है सेंट्रल एशिया वाला लेग, यहां से गवादर को यूज कर सकता है। तो पोटेंशियल तो ह्यूज है, लेकिन ये तभी होगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले कदम तो यही है कि चाइना से ट्रेड शुरू हो, जो कि हो गई है। मुझे बल्कि पिछले हफ्ते ही वो लोग बता रहे थे कि कार्गो अब आना शुरू हो गया है गवादर की तरफ, लेकिन इस पे डिले नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे और भी मुल्क ऐसे हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बांग्लादेश की या इंडिया की, जब कोई भी प्रोडक्ट बन के यहाँ से दूसरे मुल्कों के अंदर जाता है, पाकिस्तान की क्वालिटी चाहे बेहतर होती है लेकिन एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे कहने के बरामदात हैं वो कम होती चली जा रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि बिजली भी महंगी है यहाँ पे, कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट के ओवरऑल अगर बात की जाए, मजदूरी के अलावा मेरा ख्याल हर चीज़ ही महंगी है यहाँ पे। देखिए, जो बिजली है ना, बिजली की महंगाई की एक मेजर वजह यह है कि हमारा ईंधन सारा इंपोर्टेड है। LNG है इंपोर्टेड है, कोयला है इंपोर्टेड है, फर्नेस ऑयल है इंपोर्टेड है। तो हमें ये सोलराइजेशन की तरफ जाना होगा, हमें विंड प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना होगा, हमें हाइडल की तरफ जाना होगा। तो ये सब कुछ, एक तो ये हाइडल से याद आया, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये डैम का क्या करना है उस्ताद जी? इसका थोड़ा सा बताएं ना कि ये क्यों नहीं बन पा रहा, आखिरकार वजूहात क्या है? क्या इसके पीछे कोई इंडिया के कोई अज़ाइम ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये बन नहीं पा रहा है? कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई प्राइवेटाइज कर दिया जाए, किसी कंपनी को दे दिया जाए, हमसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, आप बना ले, इससे जो बिजली आएगी उसकी परसेंटेज लेते जाएं, कुछ इस तरह का हो सकता है? डैम्स जो हैं, मैं आपको बताऊं, इशू ये है कि डैम सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ये कम से कम लॉन्ग टर्म का मतलब है कि 5 साल से ऊपर और 15 साल के दरमियान में। तो डैम्स के ऊपर मोहम्मद डैम हो, दासू डैम हो, भाषा डैम हो या नीलम झेलम हो, PMLN ने हमेशा, मैं आपको एक ये चैलेंज में देता हूं कि अगर आप इसका कोई एनालिसिस अगर कोई कर ले कि हमारी हुकूमत तो इन पिछले 23 सालों में सिर्फ 13 से 18 में रही है। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर PTI की हुकूमत थी, फिर ये 16 महीने PDM की हुकूमत थी। कि जो हमारी हुकूमत थी 13-18, या अगर आप इसको भी गिन लें कि कितने फंड्स हमने इन डैम्स के ऊपर एलोकेट किए और कितना काम हुआ, और कितने बाकी हुकूमतों ने फंड्स एलोकेट किए इन डैम्स पे और कितना काम हुआ। तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि जब आप इस हिसाब को निकालेंगे तो PMLN ने सबसे ज्यादा डैम्स पे काम किया होगा। देखें, असल तो यही होता है ना, फंड आपने कितने लगाए और कितना वहां प्रोग्रेस हुई, क्योंकि है तो 15 साल का प्रोजेक्ट, एक हुकूमत ने तो नहीं करना, तो हर हुकूमत ने अपने दौर में कितना उसको पुश किया और कितना वो आगे लेके गए। देखिए, मैं फिर ये रिपीट करूंगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी ऑफ हुकूमतों की ना रहने की वजह से इस चीज में जो है, क्योंकि नई हुकूमत आती है वो उसकी प्रायोरिटीज और हो जाती हैं। मैं आपको सिर्फ एक अगर टेक्निकल चीज बताऊं, ये सारे डैम बन रहे हैं, मोहम्मद डैम भी बन रहा है, दासू भी बन रहा है, भाषा भी बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन जो आपका PSDP है, जो आपका ये फेडरल का जो डेवलपमेंट फंड होता है, इसका थ्रो फॉरवर्ड ही 15 साल का है। यानी कि जो उसमें प्रोजेक्ट्स डाल दिए गए हैं वो 15 साल तक मुकम्मल होंगे सारे। ये तो वो कहने का मतलब ये कि कोई नई हुकूमत आती है, वो बजाय कि उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे, वो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देती है। हम इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। एहसान साहब, पाकिस्तान में कितने डैम बन रहे हैं और कितनों की ज़रूरत है, और क्या जितनों की ज़रूरत है उतने बन रहे हैं, या उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट जैसे कालाबाग पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो जनरेट की जाती है, क्या लाहे अमल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप गवर्नमेंट में रह के आए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। देखिए, डैम्स कितने बन रहे हैं मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन इस वक्त भाषा डैम पे काम चल रहा है, जारी है। मोहम्मद डैम पे काम जारी है। दासू डैम पे काम जारी है। जो नीलम झेलम तो चल चुका है, उसके अलावा भी छोटे डैम्स हैं जिन पे काम जारी है। देखें, डैम्स नहायत ही ज़रूरी हैं, और वो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपका जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें बेइंतहा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वो पिघल रहे हैं। तो आपको वाटर रेजर्वॉयर्स चाहिए हैं इस मुल्क में कि पानी की किल्लत ना आए, और वो ये डैम्स के ज़रिए आपको मिलती है, क्योंकि हम बेइंतहाशा पानी जो है वो समुंदर में बहा देते हैं। तो दरियाओं का पानी जो कि जिसको हमें महफूज करना चाहिए, तो डैम्स उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। देखें, डैम्स के ऊपर ये कालाबाग डैम जो है बनना चाहिए था, पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी बन गई। देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें सियासत के नज़र हो जाती हैं। अब कालाबाग डैम की लोग जो है वो मुखालफत करते हैं कि सिंध का पानी नहीं मिलेगा या केपी को कोई मसला हो जाएगा, लेकिन टेक्निकल डिबेट नहीं होती। हमारे मुल्क का मसला ही ये है कि आप कहेंगे जी बिजली बड़ी महंगी होगी, इसको सस्ती कर दो, ये नहीं पूछेगा कोई कि कैसे कर दो, या जब वो इक़्तिदार में आएगा तो वो कैसे करेगा। बस बहस है कि बिजली महंगी हो गई है, इसको ख़त्म कर दो, इसने महंगी कर दी है, ये गलत है, इसको हटा दो। तो जब तक हम बिल्कुल गहराई में नहीं जाएंगे कि चीज़ों की वजूहात क्या हैं, तो तब तक चीज़ें जो हैं, तो ये डिबेट भी मैं समझता हूँ जो बहस होनी चाहिए वो भी हमारी मेरिट पे होनी चाहिए। ये इस चीज़ से हम बहुत दूर हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें जज्बात पे चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो गॉसिप पे चलती हैं, प्रोपेगेंडा पे चलती हैं, हकाइक पे नहीं मबनी होती। तो ये इनकी नज़र हो गए हैं डैम्स। यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर जलसे जुलूसों में जिसका जो दिल कर रहा होता है बोल रहा होता है, एक महज़ब माशरे की तरह क्यों ना दोनों कैंडिडेट्स को पब्लिक के सामने, आम आवाम के सामने खड़ा किया जाए। जैसे अमेरिका में होता है, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो अपना अपना मंशूर देते हैं, आवाम को कायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि लोग ज़ातियात पे उतर आते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ अगर आप यहाँ पाकिस्तान में, वहाँ पता क्या होता है, अगर आप डिबेट कराएं दो बंदों की और कोई बंदा बोंगी मारे कि मैंने मिसाल के तौर पे 50 लाख घर बना देने हैं, यानी कि, और उसको पता ही ना हो कि 50 लाख घर जो हैं वो लाहौर से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो लोग कहेंगे यार कि ये क्या आसमानी बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है, जो लोगों को जितना अच्छा ख्वाब दिखाता है वो उतने खुश हो जाते हैं, वो उतना ही वो अगले खुश हो जाते हैं कि ये शायद हमारे ख्वाब पूरे कर दे। क्योंकि इतनी डेस्परेशन है, हालात इतने ख़राब रहे हैं कि लोग एस्केप चाहते हैं, आसान एस्केप चाहते हैं कि जो मीठी बात करे उसके चुंगल में फंस जाते हैं। ये ज़रूरी है अगर आप डिबेट कराएं, और डेटा पे डिबेट कराएं, नंबर्स पे डिबेट कराएं, बताएं भाई ये कैसे, और वो जो पूछने वाला है उसको भी पता हो कि ये जो बात कर रहा है ये कहीं बोंगी तो नहीं मार रहा, या ये कहीं हवाई बातें तो नहीं कर रहा। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं समझता हूँ कि अवाम सही फैसले नहीं कर सकेगी कि किसको मुंतखब करना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इन फ्यूचर फिर से मैं वही कहूँगा, क्या महंगाई के तूफान से गुजर के ही जाना है? इसका कोई हल नहीं अब नजर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगला 1-1.5 साल पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं, और फिर देखें दुनिया में भी मैं आपको बताऊं हालात मुश्किल हैं। आपके अगर रिश्तेदार अमेरिका बैठे हैं, यूरोप बैठे, यूके बैठे हैं, तो उनसे अगर आप पूछें हर जगह महंगाई, तो वो महंगाई से सब तंग हैं। अगर मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर लूँ, अमेरिका में 1-2% सूद की शरह होती थी, वहाँ भी 9% है। तो वहाँ के लिए 9% भी एक पहाड़ है। यहाँ हमारे 13-14% तो वैसी होती थी, अब वो आज वो 25% पे है, 26% पे फाइनल रेट मिलता है लोगों को, कायबर 23% पे। तो ये हालात कहीं भी अच्छे नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क क्योंकि माशी तौर पे कमज़ोर था, तो यहाँ ज़्यादा तेज़ी से बेनकाब हो गया कि इस मुल्क में कितना सहने की फ़ुकत थी इंटरनेशनल क्राइसिस को। तो ये इश्यूज़ हैं। अब हकायक तो यही है कि ये मुश्किल टाइम अभी 1-1.5 साल चलेगा। इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, इलेक्शंस तो जो है वो मैं समझता हूँ कि डीलिमिटेशन का जो टाइम है वो 14 दिसंबर का अनाउंस हो गया है, और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। वो टाइमलाइन जो है उसके 60 दिन बाद इलेक्शन हो।
फैसलाबाद की सियासत की खास तौर पे बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नए चेहरे कहा जा रहा है कि देखने को मिलेंगे। जैसे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अनाउंस किया गया 30% हम यूथ को जो है वो टिकट्स देने का कहा जा रहा है। अब वल्लाह इलम ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं, इज दैट मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है? मैं तो समझता हूँ कि अगर आप यूरोप के सियासतदानों को देख लें तो सारे 40 से नीचे ही हैं, 40-50 के दरमियान और उससे नीचे ही हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो 70-75 के ब्रैकेट के अंदर जो है वो आज भी खेल 50 से ऊपर ना हो से कहते ये एल ही नहीं है एमपीए के टिकट के लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूथ का आना देखें और मसला देखें कि अब यहाँ 70% बल्कि 80% आबादी जो है वो 40 साल से नीचे है। तो यानी कि उनको जो आज का नौजवान है उसको 75 उसके लिए फैसले कर रहा है 75 साल का आदमी, जो कि उस नौजवान को समझता ही नहीं है, उसकी ज़रूरत को ही नहीं समझता। वो जनरेशन्स तब्दील हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को सियासत में आना चाहिए है और ये लाजमी है कि नए चेहरे आएँ, ताकि देखें मैं तो इसके ऊपर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा, लोकल बॉडीज़ का निज़ाम तसलसल के साथ चलना चाहिए। वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए नौजवान सियासत में आएंगे। देखें अगर सिर्फ पंजाब में लोकल बॉडीज़ का निज़ाम नाफिज हो जाए तो 50,000 बंदा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स की सूरत में सियासत में आ जाता है पूरे पंजाब में। तो वो कह लें कि कॉलेज है कि जो लोगों को ट्रेन करेगा सियासत में उभरने के लिए, तो वो लाजमी जो है वो निज़ाम होना चाहिए। बाकी नौजवानों का मैं तो समझता हूँ सियासत में आना बड़ा लाजमी है, ज़रूरी। राना अफजल साहब का बड़ा होल्ड था अपने इलाके के अंदर और माशाल्लाह से अगर मुस्लिम लीग नून की भी बात की जाए एक मुकाम था उनका उसमें। अभी ये सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है, चहमगोइयाँ सुनने में आ रही हैं, बाकी 100% तो पता तब भी चलता है जब टिकट्स की मुनसफाना तकसीम की जाती है। राजा रियाज साहब का कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से ये कम्पीट करेंगे इलेक्शन को, तो आप भी एमएनए के लिए जो है वो कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो अपना जो केस है वो पार्टी के सामने रखूंगा। मैं अपनी पार्टी की माशी टीम का हिस्सा रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस टीम का हिस्सा रहा हूँ, फिर मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ पीएमएलएन का, और एक ही जमात के साथ हमारा तल्लक रहा है पिछले 25-30 बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे तक इस जमात के साथ खड़े रहें। तो इंशाल्लाह ताला पार्टी जो है वो अच्छा फैसला करेगी। बाकी ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो बड़ा एक ऑपोजिशन का उसका रोल होता है। वो अगर हुकूमत के अंदर आ जाए या हुकूमती पार्टी के अंदर आ जाए तो उस पर सवालिया निशान तो ज़रूर उठेगा कि ये कैसी ऑपोजिशन थी। यानी आपकी नज़र में ज़ाती तौर पे अगर आपकी राय ली जाए तो ये मुनासिब नहीं है कि राजा रियाज साहब को नून लीग में शामिल किया जाए। देखिए एक ऑपोजिशन जिसने ऑपोजिशन की हो एक जमात की, हुकूमत की, तो फिर उस जमात में आना, ऑपोजिशन लीडर बहुत बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में। वजारत उज़्मा के बाद ये ऑपोजिशन की साइड पे सबसे बड़ा ओहदा है, तो उसको तो डट के ऑपोजिशन करनी चाहिए। बिल्कुल। एक वक्त होता है ना कि पहले तनकीद की जाती है लेकिन बाद में कहा जाता है शामिल होने के बाद मुझे नज़रियात पसंद है, होते पर्सनल स्टेक्स ही हैं लेकिन नज़रियात का लफ्ज़ यूज़ करके जो है उस पार्टी के टिकट को यूज़ कर लिया जाता है। आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ नहीं होता रहा और ये कुछ होता रहा है तो हम यहाँ पहुंचे, और अगर यही कुछ होता रहेगा तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? आपको नहीं लगता राजा रियाज साहब ने बहुत कुछ मतलब हुकूमत के साथ मिलके किया है, बातचीत जो भी मामला थे? देखिए मैं तो ये यकीन रखूंगा कि उन्होंने मिलके नहीं किया, उन्होंने ऑपोजिशन के नजरिए से किया। चले ये भी एक और सियासी बयान है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में अगर पार्टी देगी कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट आपकी तरफ से रिकॉर्ड करवाया जाए। देखिए मैं पार्टी के जो है इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो उस पुल को हम तब जो है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन देखें टैक्टिक्स होते हैं ना, हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी तो बना मैं जो हूं ना वो गाड़ी के आगे लेटने वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, एहतजाज बहुत अच्छे एहतजाज करने के बड़े तरीके होते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अल्लाह करे ऐसी नौबत ही ना आए। चले जी देखते हैं, अगर नौबत ना आए उनका कहना है, लेकिन अगर आती है तो क्या स्ट्रेटजी होगी जनाब की। तो थैंक यू वेरी मच जी, आज के शो में आने के लिए आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।